मॉर्निंग। आज इस 5M सेशन में आप सभी का गोंदिया एमपीओ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ मैं आज कुछ अपनी जर्नी जो एमसीएल के साथ में है और इस कृषि क्षेत्र में जो है उसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही सर? यस सर, परफेक्ट सर। जी सर जी। गोंदिया तालुका ये महाराष्ट्र का पूर्व भाग में एक छोटा सा जिला है, गोंदिया जिला। और गोंदिया जिला सही मायने में कई प्रकार से यूं कहे तो प्रचलित है। एक तो इसे कहा जाता है धान का कटोरा, यानी राइस सिटी ऑफ गोंदिया। दूसरा ऐसा है कि गोंदिया में सबसे ज्यादा बारिश, गोंदिया में सबसे ज्यादा गर्मी और गोंदिया में सबसे ज्यादा ठंड। इसके साथ साथ इस गोंदिया का और एक परिचय है जिसको एक बैकवर्ड एरिया और उसके साथ साथ एक हमारे साथ कुछ नक्सलाइट लोग भी रहते हैं, तो उसके नाम से भी जाना जाता है। अगर मुंबई और अदर पार्ट के लोगों को अगर कह दिया जाए कि आपकी ट्रांसफर गोंदिया में हुई है तो पहले वो सोचते हैं कि गोंदिया जाए या नहीं जाए। सरकार ये अनाउंस करती है कि जिसने गोंदिया चंद्रपुर ऐसे इलाकों में काम किया तो उसके बाद उनको एक प्रमोशन दिया जाए, एटलीस्ट 2 साल भी अगर वो काम करते हैं तो। लेकिन आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगा कि गोंदिया बहुत सुंदर जगह है, बहुत सेफ जगह है। हमें जितने भी लोग मिलते हैं जब वो यहाँ आकर देखते हैं तो गोंदिया का परिचय वैसा नहीं है जो इतना बैकवर्ड जिसको समझते हैं या जिसको बहुत रिस्की या नक्सलाइट समझते हैं। यहाँ पर्यावरण ने बहुत खूबसूरती दी हुई है। हमारे पास 35% जंगल है, हमारे पास सबसे ज्यादा रेनफॉल है, हमारे पास बहुत अच्छी गर्मी है और बहुत अच्छी बारिश है। और मैं समझता हूं कि निसर्ग की ये तीनों चीजें हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो सनलाइट हो, पानी हो या ठंड हो। तो चलिए हम चलते हैं। गोंदिया को हमने देखा है कि कैसे वो यस तो ये गोंदिया के बारे में कुछ चीजें मैंने बताया कि गर्मी में ये बहुत ज्यादा गर्म और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा, बारिश सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जैसा बताया गया है कि यहाँ सिर्फ लोगों ने ये समझ लिया था कि हम पैडी मतलब राइस के अलावा कुछ भी नहीं उगा सकते। लेकिन आज गोंदिया की स्थिति ऐसी है कि गोंदिया में बहुत कुछ अच्छी चीजें हो रही है जो न सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन पूरे भारत में जिसका नाम है और जिसके लिए वो जाना जाता है। चाहे आप केले की फसल की जी कहिए, पपीता है, पपीता यहाँ का अच्छा है, आयरन कंटेंट अच्छा है तो बहुत अच्छी पपीता उगती है और लोग अब डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। लेकिन जरूरत वो है कि सबसे पहले ये किसी को तो करना होगा और किसी को ये बताना होगा कि हाँ ये संभव है। एक मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पवार साहब जब थे तब उन्होंने ये विशेष हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए एक योजना लाई जिसमें गोंदिया और भंडारा जिले का समावेश नहीं था। वजह क्या थी कि यहाँ तो ये चीज होती ही नहीं है, फल होते ही नहीं है, वेजिटेबल्स होती ही नहीं है, तो विभाग ने इन दोनों जिलों को डाला नहीं गया। थोड़ी सी उदासीनता थी तो 1 साल तक तो पता ही नहीं चला लोगों को, यहाँ के न लीडरशिप को पता था कि इसके कितने फायदे किसानों को हो सकते हैं। हम जब गए 2-4 आमदार खासदार लोगों के लेटर लेके गए, तब विभाग में जाने के बाद उस समय के कृषि विभाग के जो डायरेक्टर थे तो उनका यह था कि साहब गोंदिया मध्ये तो भाताशिवाय काही होतच नाही। इसका मतलब यह है कि गोंदिया में चावल के अलावा कोई उगता ही नहीं है। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि वो चावल के अलावा कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ अच्छे अच्छे फ्रूट्स और फल उगाए जाते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि ये जो स्कीम्स होती है ना, ये इसीलिए होती है कि जहां जो चीज नहीं होती है या लोग नहीं कर रहे उसको प्रमोट किया जाए। और उसके बाद गोंदिया इतिहास में गोंदिया और भंडारा जिले का समावेश 2 साल बाद किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज हमें शुरू करनी है तो हमें लीडिंग करनी होगी। अब हम ये देखें कि हम जब पर्यावरण, प्रकृति और किसानी की बात करें तो हमारी जो जर्नी शुरुआत हुई जिसमें हमने फार्मिंग की शुरुआत की,
तो फार्मिंग नेचुरली ऐसी हो जिसमें कम पानी, ज्यादा कीटनाशक का उपयोग ना हो, हम केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। तो ये करते करते हम ये देख रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद भी आज हमारे पास ऐसा मौका नहीं है कि अच्छी चीज को भी हम अपने दाम पे बेच सकें। एग्रीकल्चर इज ओनली सेक्टर कि वो सिर्फ किसान उगाने वाला हो गया है, उसकी कॉस्ट डिसाइड करने वाला वो नहीं है। तो ये बहुत कुछ हम सोच रहे थे। और फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के समय जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज निकलती है। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना का प्रकोप हुआ, तो सब लोग, मैं ऐसा समझता हूं, सब लोग मतलब इस धरती के ऊपर का सिर्फ इंसान ही बंदी था, बाकी सब लोग मुक्त थे। और ये था कि इंसान बंदी होने के बाद, घर में होने के बाद, पशु पक्षी बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। मतलब अगर प्रकृति को किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया है तो वो इंसान है। और उस समय हमारे पास और कोई साधन नहीं थे। नेट के माध्यम से वेबिनार और उसके माध्यम से लोगों से जुड़ना, यही हमारा कार्यक्रम था। मैं जिस जगह पर फार्म में रहने को गया वहां नेटवर्क की काफी कमी रहती थी, तो मैं कोशिश किया कि जितना ज्यादा हो सके मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं। मैं लोगों के पास वेबिनार सेमिनार्स के लिए मैं जा नहीं सकता था, तो पूरे भारत में हर जगह पर हम वेबिनार के माध्यम से लोगों से मिलते थे। उनको हमने एक और लेके गए कि वो अपना टेरेस गार्डनिंग करें, किचन गार्डनिंग करें, बिकॉज दैट वाज एन वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप 24 घंटा घर में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, अपना आप ऑफिस जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हजारों लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया, लेकिन कभी अगर कुछ बोलना है तो बहुत कुछ हमें सुनना होता है। तो उस समय पर मैं ज्यादा से ज्यादा वेबिनार अटेंड करता था, मैं सुनता था। ऐसे ही एक वेबिनार महा एफपीओ का फेडरेशन है पुणे में, वहां पर था, तो वहां मैं अटेंड किया। और वहां ऐसे एक व्यक्ति आए कि जिन्होंने सुनाया कि अब किसान सिर्फ ये चावल या फूड ग्रेन्स न उगाकर वो ऐसा उत्पादन कर सकता है जिससे हम अपना ईंधन बना सकते हैं, हम सीएनजी का निर्मित कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मुझे लगा कि इसको मैं पूरा सुनूं। उन व्यक्ति को सुनते सुनते हुआ यूं कि उसी बीच में उसका नेटवर्क चला गया, मतलब हमारा नेटवर्क चला गया, और मैं उन महाशय का न नाम जानता था, न उनका कोई नंबर था, न कुछ था। लेकिन जो विषय था, इट वॉज न्यू एंड इट वॉज इंस्पायरिंग कि क्या इस क्षेत्र में हमारे किसान की भागीदारी हो सकती है। मेरे पास कोई नंबर नहीं था, मैं कैसे कांटेक्ट करूं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उनको कहा कि जिनको आपने इनको बुलाया है उनका मुझे नंबर दीजिए। समहाउ उनसे भी मुझे ये नंबर नहीं मिला। फिर मैं ढूंढते रहा, सिर्फ मुझे एक ही नाम याद था, एमसीएल। मैं एमसीएल ढूंढते गया और उन व्यक्ति को ढूंढने में मेरे को 2 महीने लगे। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे कार्तिक रावल साहब थे। वो मुझे बाद में पता चला कि उनका नाम कार्तिक रावल सर है। द रीजन इज, मैं 2 महीना क्यों ढूंढा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, वो आज के समय की जरूरत जो किसानों को एक उनका उत्थान कर सकती है, हमारे रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। तब मुझे पता चला कि एमसीएल क्या है। और एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य है फ्यूल को इंडिपेंडेंट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और मासेस का एम्पावरमेंट करना। क्योंकि जो जिनकी उन्नति हो चुकी है वो तो अपने आप कर ही लेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उन मासेस का अगर एम्पावरमेंट करना है तो वो प्रोजेक्ट का बेसिक जो एम जो एमसीएल का दिखा, ये 3 बातों में दिखा। और इसलिए मैंने सोचा नहीं, इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। नाउ हाउ टू ज्वाइन, कैसे हम सोचे कि ये होगा, तो उसके लिए हमें अध्ययन करना होगा, उसके लिए हमको सुनना होगा। तो एक बार मैं जैसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, मैं सर से मिलने गया और कार्तिक सर से मुंबई में मिला। दूसरे बार मिला, फिर बात वही सब प्रोजेक्ट समझने के बाद में ये समझ में आया कि अगर हमको मासेस का उत्थान करना है, उनको एम्पावर करना है, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके साथ हम पुरुष, प्रकृति, पर्यावरण सबको हम साथ में लेकर सबके साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये देखते हुए हमने कहा कि हमने इसमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सभी किसानों तक पहुंच सकेंगे।
फिर सवाल आया कि व्हाई एमसीएल। एमसीएल का प्लेटफॉर्म क्या है? एमसीएल का प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं है। देयर आर मेनी बिजनेस मॉडल्स, बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, जो हम आजकल सब देखते हैं। दिस इज अ मॉडल विच क्रिएट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम सोचते हैं हमारे तहसील में ऐसा उद्योग आ रहा है जो आज तक, जिसमें किसानों की भागीदारी है, और आज तक किसानों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस क्षेत्र में नहीं था, और वो है एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो इस सेक्टर में अगर किसानों की भागीदारी होती है तो हम समझ सकते हैं कि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हम ला सकते हैं। अनदर थिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, हम हमारे गांव में जो विलेज प्रोजेक्ट की जो बात की गई है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। सो एज एन तालुका ओनर, एमपीओ ओनर, मैं अपने हर ग्राम पंचायत लेवल में एक इंडस्ट्री तैयार करने के निमित्त बन रहा हूं, एंड दिस इज एन बिगेस्ट अचीवमेंट। अनदर थिंग इज दैट डिलीवरिंग ओनरशिप, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आके आपको सहयोग कर रहे, पैसे लगा रहे और वो बोल रहे कि आपको ये काम करना है, बाकी हम काम सब देख लेंगे। दिस इज एन डिलीवरिंग ओनरशिप। तो ये ओनरशिप जो हम डिलीवरी दे रहे हैं, चाहे वो तालुका का यूनिट हो या चाहे हमारे ग्राम का यूनिट हो, वो लोगों को हम ओनरशिप डिलीवरी कर रहे हैं। सो दिस इज एन रिवॉल्यूशनरी स्टेप वेयर एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएशन, ओनरशिप डिलीवरी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर इन एनर्जी सेक्टर। क्योंकि आज तक किसान सिर्फ उसी क्षेत्र में गया है जहां उसको बेचने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, वही उत्पादन कर रहा है जहां उनको सेल करने के लिए हम एमएसपी एमएसपी की बात करते हैं। एज अ बिजनेसमैन एंड एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं ये ऐसा समझता हूं कि भारत ने या किसी स्टेट ने किसानों की ऐसी चीज क्यों खरीदनी चाहिए जिसमें उसका नुकसान हो, चाहे आज गेहूं हो, चना हो, सोयाबीन हो या हमारा पैडी हो। मैं अगर हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैडी ग्रो होता है तो मैं पैडी की बात करूं तो कैलकुलेशन में ये देखा गया है कि 1 किलो राइस तैयार करने के लिए खरीदने की कॉस्ट नहीं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, मिलिंग, रीट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ये सब करने में सरकार को 22 रुपए का खर्च है। उसमें बहुत सारे घोटाले हैं, वो अलग बात है, और उसको फिर वो 2 रुपए में बेचना पड़ता है। स्टिल वी आर ग्रोइंग ओनली पैडी पैडी एंड पैडी। व्हाई दिस इज सो? बट नाउ द टाइम हैज चेंज कि हम उन किसानों को अगर हम डाइवर्ट करें, उनको हम एक सही दिशा देते हैं, तो डायरेक्टली हमारे एनर्जी कंजम्पशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे किसानों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एंड दिस इज द व्हाट द क्रश ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और यही मुझे अट्रैक्ट कर गया कि हमने इस सेक्टर में काम करना चाहिए जिसको हम सोचते थे। नाउ यू थिंक, इज इट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है? तो इसमें चैलेंजेस बहुत है, एग्जीक्यूशन करना है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे। मैं अभी आगे की ये दिखाता हूं कि जो हम जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं या जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जो सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, और एक पहला चित्र है जिसमें आजू बाजू में इस जगह पर बहुत सारा ये कूड़ा कचरा दिख रहा है। दिस इज N1 एरिया। ये है मुंबई का देवनार डंपिंग ग्राउंड, और इस देवनार डंपिंग ग्राउंड में ये 3 हमारी बहनें हैं, ये हमारे एक सबऑर्डिनेट है, और ये एक छोटा सा लड़का है। ये करीब 96, 97, 98 की बात है कि जब मैं देवनार डंपिंग ग्राउंड पे जाता था, और मेरा काम ये था कि उस समय मैं नौकरी करता था, तो मैंने कहा था कि संडे को मुझे छुट्टी होती है, संडे के दिन, इतवार के दिन मैं ऐसा कुछ काम करूं जो हमारे लिए या हमारे समुदाय के लिए कुछ बेनिफिट हो। तो उस समय हमारे एक मित्र थे जो एज एडिशनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि बीएमसी में एक ऐसी संस्था है जो एनजीओ कहलाती है, जिसका नाम है स्त्री मुक्ति संगठन, और वो महिलाओं द्वारा चलाई जाती है। और मुंबई की जो रैक पिकर्स हैं, जो कचरा चुनने वाली लेडीज है, उनको हमने ट्रेनिंग देने का काम किया। फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आपके घर का वेस्ट वो सेग्रीगेट करती है, सो देयर हैज टू बी द हाइजीन। वो हाइजीन कैसे मेंटेन करना, सेग्रीगेट करना, और फिर हमने उसके 3 मॉडल बनाए।
3 मॉडल बनाने के बाद एक मैजिक बॉक्स बनाया कि अगर हम उस कचरे को घर के घर में डाइजेस्ट करें तो मैजिक बॉक्स में डाइजेस्ट करके उसका खाद बना के हम हमारे किचन गार्डन में इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स कोई चाहता नहीं कि उसकी थोड़ी भी बदबू हमारे फ्लैट में आए, इसलिए वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा फिर हमने किया कि जो हमारी अलग अलग सोसाइटीज है, जो बड़ी सोसाइटीज है लाइक आरसीएफ कॉलोनी है, टाटा कॉलोनी है, उनको हमने कहा कि आप उतना ही पैसा इस एनजीओ को दीजिए जितना आप उसके साफ सफाई के लिए खर्चा करते हैं, हम सेग्रीगेट करेंगे, वही डिकम्पोज करेंगे, आपको देंगे। और ये जो फोटो देख रहे हैं ये था हमारे मुंबई के सब्जी मार्केट का वेस्ट मटेरियल, बीएमसी से हम लाएंगे, देवनार डंपिंग ग्राउंड में हमें जगह मिलेगी और वहां हम उसका खाद बनाएंगे, हम कंपोस्टिंग करेंगे, वर्मी कंपोस्ट करेंगे और उसका एक ब्रांड बनाया गया जिसका नाम है मृण्मयी। और उस ब्रांड के माध्यम से हम उन लोगों तक इस प्रोडक्ट को हम दे सकेंगे और जो हमारे कचरा चुनने वाले जो लेडीज है उनको हम अच्छी आय दे सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे। जब शुरुआत हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डंपिंग ग्राउंड्स है हमारे जो शहर के पास में हैं, तब रियलाइज हुआ कि हमारे शहर के हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में एक बार डंपिंग ग्राउंड में जरूर जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जितना पॉश हम अपना घर रखते हैं उससे कितना जनरेट होती है बदबू, वहां लगने वाली आग महीनों तक बुझाई नहीं जाती क्योंकि वो बुझ नहीं सकती। वहां इतना प्रदूषण है, गैसेस है, इतनी ज्यादा स्मेल है। तो वहां हमने कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत की, एवरीबडी वॉज हैप्पी। लेकिन हर काम का जरूरी नहीं कि आपको 100% एप्रिसिएशन होगा या आपको सक्सेस मिलेगा। वहां एक बात बाद में पता चली कि जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये बताया गया था कि इसका आउटपुट आपको 20% मिलेगा, आप 100 किलो अगर लेते हैं तो 20 किलो आपको खाद मिलेगा। बट दिस इज व्हाट द टेक्निकल थिंग, ये डिपेंड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल इनपुट क्या है। तो इस इनपुट में जब हमने देखा कि वहां आया है सिर्फ गोभी का पाला जिसमें सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है, जब वो हमने निकाला और कोशिश किया तो हमको 10% के ऊपर प्रोडक्शन नहीं मिला। और उस समय एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल और मुझे ये बताया गया कि ठाकुर साहब आपने हमें गलत जानकारी दी, आपने हमें बराबर जानकारी नहीं, सो आई हैव बीन फायर्ड फॉर दिस। तो मुझे थोड़ा सा डिमोरलाइज हुआ कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद उस समय मैंने उनको कहा था कि मुझे टू व्हीलर चलाने के लिए जितना पेट्रोल का पैसा लगता है उतना ही मैं आपसे एज ए कंसल्टेंसी चार्ज लूंगा। लेकिन उसके बावजूद एट द एंड मुझे ये मिला गया कि ठाकुर साहब आपने हमें गलत गाइड किया और प्रोडक्शन इज 50%। ओके, हम समझ सकते हैं एक तो बीएमसी में आने वाले ट्रक, वो ट्रक का वजन के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता, उनको ट्रिप के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट ऑलवेज विद द फुल लोड। लेकिन उसके बाद वो जो काम था उस काम का रिकॉग्निशन आने के लिए 25 अप्रैल 2017, एक आप दूसरे स्लाइड में देख रहे हैं, ये हमारे फिल्म फेस्टिवल में ग्रीन हीरोज का अवार्ड उन महिला को, उस मैडम को दिया गया जिन्होंने इस स्त्री मुक्ति संगठन का संचालन किया और जिनको करीब में 96-97 में हमने ट्रेनिंग दी और वो है हमारे ज्योति मापसेकर मैडम। आज उस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्निशन करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए 17 साल लग गए, 18 से 20 साल लग गए। और आज मुंबई के मैक्सिमम सोसाइटीज में बीएमसी ये कहती है कि आपको अपने घर का कचरा जो है उसको घर में ही ये करना है, अलग नहीं देना है, घर में मतलब सोसाइटी में ट्रीट करना है। और आज ये संस्था हर सोसाइटी में जाकर कंसल्टेंसी देती है। वन डे व्हेन आई वेंट टू माय सोसाइटी इन मुंबई, उन्होंने कहा ठाकुर साहब आपको रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई मैडम आने वाले हैं और वो कचरे से खाद कैसा बनाना उनकी ट्रेनिंग देने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाले हैं? तब उन्होंने कहा कि ज्योति मापसेकर मैडम आने वाले हैं। दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज 20 साल पहले मैंने जो काम किया आज उसका रिकॉग्निशन है कि आज मुंबई में हर घर में उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया कि हम अपने कचरे का वेस्ट को हम उसका डिकम्पोजिशन कैसे करें या उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सो दिस इज व्हाट, हमारे जो बीज है वो कभी वेस्ट नहीं जाते, उनको समय पर वो अपना जरूर फल देते हैं। कई बार उसको फल आने में समय लग जाता है, बट नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम उस पड़ाव पर आ गए हैं कि हमें बहुत जल्दी हमारे कार्य का रिकॉग्निशन मिल सकता है। ये एक मेरी सर्टिफिकेट मैं बताना चाहूंगा। जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं,
मैंने जो पहले से सेक्टर बताया तो उसमें एक ही सेक्टर था, वो था कि उससे हम खाद बनाए। लेकिन उस समय ये हमें पता नहीं था कि खाद बनते समय जब फर्मेंटेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, सो देयर इज इवॉल्वमेंट ऑफ वेरियस गैसेस, और उस गैस को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम उनको एक साथ सेग्रीगेट करें और उनको सेपरेट करें, उनको कॉन्सेंट्रेट करें, उनको कॉम्प्रेस्ड करें और एज ए फ्यूल ये करें। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मैं ये काम कर रहा था उस समय एमसीएल इस पॉइंट के ऊपर काम कर रही थी कि हम इन गैसेस का इस्तेमाल अपने एनर्जी सेक्टर में कैसे करें। ये दूसरी स्लाइड में दिखाना चाहूंगा कि जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो उस समय एक साइंस एग्जीबिशन में मैंने एक पार्टिसिपेट किया था, और वो था हमारे क्षेत्र का जो पैडी होता है, तो हमारे पास पारबॉइल्ड राइस मिल्स है, मतलब पैडी को बॉईल करके फिर उसको उसका जो वेस्ट जो रहता है पानी को निकाल दिया जाता है, विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टार्च उसमें बहुत होता है, बाहर आने के बाद वो फर्मेंट होता है, बहुत सारी बदबू निकलती है। तो ऐसे वाटर को ट्रीट करके उस समय पर हमने उसमें से गैस तैयार की थी, और ये मॉडल बीएससी लेवल पर हम 3-4 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमने रखा था, जिसको 3rd प्राइज मिला था। बट उस प्राइज का क्या मतलब, जिसका हमारे एक्चुअल प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग ना हो, हमारे मासेस के लिए उसका उपयोग ना हो। सर्टिफिकेट मिली, हम बहुत खुश हो गए, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप घास से सीएनजी बनाइए या वेस्ट मटेरियल से सीएनजी बनाइए, एलएनजी बनाइए, जो भी हम कर रहे हैं, दिस इज अ साइंस। ये ज्ञान के साथ में विज्ञान भी है। तो जब हमने इसमें हम विज्ञान को जोड़ते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मेरे 92 की सर्टिफिकेट है। मुझे ऐसा लगता है कि आज उसके ऊपर हम आज भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन हजारों लाखों किसानों को और पर्यावरण को उसका फायदा होगा। ये हमारा मेन टॉपिक है कि ये ट्रेडिशनल बायोगैस, लोग हमें पूछते हैं, जैसा आपको पूछते हैं ना, मुझे भी पूछते हैं, ठाकुर साहब आप ये बताइए ना, ऐसे कितने यूनिट आपने एमसीएल ने लगाए हैं, कहाँ यूनिट कहाँ चल रहा है वो बताइए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जहां कहीं और चल रहा है और वही आप चला रहे हैं, सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, आप वही कर रहे हैं जो और कोई कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है वो आप कर रहे हैं, सो वी आर क्रिएटिंग अ पाथ, हम वो रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं। और किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये कोई जादू है क्या, ऐसे ही अजम्पशन है? नो, देयर इज अ साइंस। अब ये साइंस का आधार क्या है, हम कभी कभी तो ये बताते कि हमारे 1 यूनिट नहीं, हमारे ना 84 लाख हमारे भारत में जितने गोबर गैस यूनिट्स है वो हमारे रनिंग यूनिट है। आज ऐसा कभी हुआ है कि गोबर गैस में आपने गोबर डाला और उससे गैस ना निकली? तो जब गोबर गैस डाल के साधा किसान एक गोबर गैस का हंडा बनाता है, उसमें स्लरी डालते हैं, वहां से गैस निकलती है, हम खाना बनाते हैं, अभी लोग बिजली बना रहे हैं। तो ये 84 यूनिट्स क्या है, ये हमारा मॉडल ही है जो रनिंग है। देन हाउ यू कैन टेक अ डाउट ऑन टुडेज मॉडल। अगर कोई कहता है कि गोबर गैस यूनिट से गैस नहीं निकलती और उसमें चूल्हा नहीं जलता है, तो फिर हम समझ सकते कि ओके वी आर इन रॉन्ग ट्रैक। हम उसी को हम क्या करते थे, घास को गाय ने खाया, गाय से गोबर मिला, गोबर को हमने फर्मेंटेशन टैंक में डाला, उससे कुकिंग गैस मिली और स्लरी मिली। दिस इज अ सिंपल मॉडल। अब इस मॉडल में व्हाट वी डिड, we have did the modification as per the requirement and as per the specialization. आज हमारे पास इतना गोबर नहीं है, तो हमने डायरेक्टली ग्रास को गोबर में कन्वर्ट किया। हाउ वी डिड इट, द सेम थिंग, वो हमारे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, वो डिकम्पोज करेंगे और गोबर के जैसा उसको बनाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। जो सर ने हमें बताया कि वो हाइड्रोलिसिस है, फिर एसिडोजेनेसिस है, फिर एसेटोजेनेसिस है, एंड लास्ट 4th वन इज द मेथनोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को डाउट लेने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हजारों लाखों किसानों ने गोबर गैस के ऊपर काम करके गैस को निर्मित की। लेकिन हुआ क्या, नाउ व्हाट इज द इश्यू, ये गोबर गैस ये बताया गया कि इनका शेयर इन एनर्जी बहुत कम है, कुछ 1-2% भी होगा जो ये गोबर गैस ने एनर्जी कंजम्पशन के शेयर में अपना कंट्रीब्यूशन किया हो। रीजन इज अभी गोबर हमारे पास है नहीं, क्योंकि इतनी गाय हो नहीं सकती, इतना गोबर मिलता नहीं है, उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट हमने कभी किया नहीं
क्या कभी हमने उसमें मेथनोजेनिक बैक्टीरिया को डाला है? नहीं। जो ज्यादा से ज्यादा मीथेन का प्रोडक्शन दे। क्या कभी हमने उसका टेम्परेचर पीएच को मेंटेन किया है जिसके वजह से वो उनकी ग्रोथ अच्छे से अच्छी हो, ज्यादा गैस बने? और फिर हम पूछे उन महिलाओं को जो गोबर गैस पे खाना बनाती है, आपकी समस्या क्या है? तो ये कहते हैं कि सर सब तो भाई साहब ठीक है, खाना इसमें लेट पकता है। वन इज एलपीजी, अनदर इज गोबर गैस। दोनों के ऊपर खाना रखेंगे तो जो एलपीजी है उसका खाना जल्दी बनेगा और गोबर गैस के रखा हुआ खाना लेट पकेगा। द सिंपल थिंग इज द कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी लो। द रीजन इज, अभी हमने सुना है कि उसमें मीथेन भी है और CO2 भी है। मीथेन जलाने का काम करेगा और CO2 बुझाने का काम करेगा। भाई तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी कैसे? तो हमने क्या किया, उसको दूसरे मॉडल में उसको सेपरेट किया, तो हमारा मीथेन प्योर हो गया, उसके एनर्जी लेवल बढ़ गया, CO2 को अलग इस्तेमाल किया। देन अनदर थिंग इज, किसान के पास जब स्लरी आती है वो पतला पानी होता है, हाउ हैंडलिंग इज द इश्यू, हाउ ही इज गोइंग टू हैंडल इट। वो महीनों तक, आज से लेके अगले गर्मी तक वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है, जिसके अंदर की उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। द रीजन इज कि जिस समय वो निकलता है उसमें सारे जीवाणु होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब वो एक्सपोज होता है टेम्परेचर को, पानी को, तो कुछ पानी से बह जाता है, टेम्परेचर से जीवाणु मर जाते हैं, तो वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उस स्लरी की खत्म हो जाती है। तो वहां हमने क्या किया, सिंपल दो एक फिल्ट्रेशन लगाया, पानी को अलग कर दिया, उसको हमने बनाया है, और वो जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो बनेगा, दैट विल बी द रियल ऑर्गेनिक मैन्योर। आज हमारे किसान भाई बहने जब बाजारों में जाते हैं और देखते भू सुधारक, ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जो शहरों में जो हमारे किसानों को मिलता है, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो बड़ी कंपनी क्या करती है, आप कभी जाके देखिए, बड़े शहर के पास एक वेस्ट डंपिंग रहता है, डंपिंग में उसको डंप करके उसको जेसीबी से नीचे ऊपर करके उसको छान लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में उसमें बहुत बदबू होती है, बहुत स्मेल होती है। तो ऐसे समय पर उसको हाई टेम्परेचर पर उसको रन किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर से उसको पास किया जाता है, जिसकी वजह से उसको बदबू निकल जाती है। ऐसे ही 2-3 जगह, इवन सोलापुर में भी एक यूनिट है। अब वो यूनिट क्या करता है कि एक्स कंपनी को 10 टन चाहिए, उसकी बैग लाया, उसमें सीलिंग कर दिया, उसका ऑर्गेनिक मैन्योर बन गया। दूसरे ने लाया, तीसरे ने लाया। क्या आपको लगता है कि हर घर का किचन वेस्ट ये ऑर्गेनिक है? उसमें कितने प्रकार के केमिकल्स अनजाने में जाते हैं, क्योंकि हर चीज तो हम डस्टबिन में ही डालते हैं ना। जो वेस्ट मटेरियल है, जो छूट गया है, सारे केमिकल्स है, ये तो डस्टबिन में जाते ही हैं, तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो ऑर्गेनिक नहीं है। इस माध्यम से हम 100% ऑर्गेनिक मैन्योर किसानों को दे सकेंगे। सो दिस इज व्हाट, कि हमारे ट्रेडिशनल मॉडल को, गोबर गैस के मॉडल को हमने टेक्नोलॉजी के साथ में इस तरह से तैयार किया कि हमने ग्रास का उत्पादन किया, हमने उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद में हमारे वेरियस डाइजेस्टर्स जो है उसमें हमने उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद में देन देयर इज अ प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, मींस देन कंप्रेशन, कंप्रेस्ड करेंगे, फिर हम उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाना है कि लिक्विड नेचुरल गैस बनाना है कि क्या करना है, वो टेक्नोलॉजी का विषय है, जिसको हमने फिर हमारे गैस पंप के माध्यम से या कुकिंग गैस के माध्यम से हमने इस्तेमाल किया। सो दिस इज व्हाट द बेस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं हो सकता, सिर्फ हमको उसको देखने का नजरिया कैसा है, हम उसको किस तरह से देख रहे हैं। तो इस मॉडल को किसी भी तरीके से हम जब सोचेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि दिस इज हैपनिंग, दिस इज गोइंग ऑन। आज हमारे हजारों किसान भाई बहने जो है, जो घर के सामने बूढ़े में जो रखते हैं और जो सड़ाते हैं गोबर को, तो वहां से मीथेन तो तैयार होता ही है, टेम्परेचर तैयार होता ही है। आज उसका टेम्परेचर, जो गुड़ा कहते हैं उसको, जो गांव के बाहर जब एक साथ हीप किया जाता है और उसको रखा जाता है, अगर टेम्परेचर अंदर देखेंगे तो 80 डिग्री तक टेम्परेचर उसका रहता है। व्हाट विल हैपन, जितने भी हमारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे कृषि के लिए, चाहे वो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास देने वाले हो, वो 80 डिग्री पे जिंदे रह ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने उसको वेस्ट किया, उसके एनर्जी को कम किया, और उसके बाद हम उसको खेतों में डालते हैं। खेतों में जब डालते हैं, गर्मी के समय डालते हैं, गर्मी में वो सूख जाता है, सूखने के बाद वो पता नहीं क्या क्या होता है। ऑफकोर्स इट विल बी द वेरी लाइट वेट, और लाइट वेट होने के बाद में वो बह के चला जाता है।
लुकिंग एट टाइम, मैं थोड़ा फास्ट करना चाहूंगा। रिकॉग्निशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द बेसिक थिंग्स। जो बेसिक थिंग्स है वो है हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र भले ही आदिवासी इलाके के नाम से जाना जाता है, नक्सलाइट के इलाके के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें वो पोटेंशियल है कि जिसमें हम अच्छे से अच्छा उत्पादन किया जाता है, और जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो उसका रिकॉग्निशन मिलता है। 2018 में IARI ने पूसा में जब एक एग्जीबिशन था, तब हमें अचानक कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको एक मॉडल बनाना है और हमारे PM साहब को उनको एक्सप्लेन करना है। उस समय ये जो मॉडल बताया गया, सो दिस इज नॉट ओनली द ऑर्गेनिक मॉडल, दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ थॉट एनर्जी इन एग्रीकल्चर। इसके ऊपर हमने इसको बनाया था। इसके बाकी फोटोग्राफ्स हम नहीं डालें क्योंकि उस समय किसी फोटोग्राफर को यहाँ अलाउड नहीं होता है, ओनली दूरदर्शन ही एक ऐसा है कि जो फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके साथ साथ और कुछ बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं जब VVIPs होते हैं, लेकिन उस समय जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले तो उस समय एक प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ, और वो प्रोटोकॉल ये था कि हमारे क्षेत्र का जो एक अभी जिसको GI टैग मिला है, ये चिन्नौर चावल है, उस चावल की खुशबू जिस ऑर्गेनिक और जिसको हम यौगिक खेती कहते हैं, जिसमें हम एक अच्छे विचारों का प्रकंपन देते हैं या अच्छे विचार प्रभावित करते हैं, उस चावल को हमने सर के सामने दिखाए और उन्होंने वो स्मेल किया, विच इज अगेंस्ट प्रोटोकॉल, क्योंकि किसी VVIP को हम कोई चीज सुंघा नहीं सकते, लेकिन वो चीज ऐसी है कि उन्होंने आए, देखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ऐसे हर एक्टिविटीज के लिए हमको हमारे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहे हैं, हम साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जब हम जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना है, मासेस में जाना है, तो हमको जरूरत है हमारे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, और वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अच्छी टीम चाहिए। ये है हमारी एजुकेशन टीम, जिसमें कुछ साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, कुछ सिविल डिपार्टमेंट से है, जो हमेशा इस बात के ऊपर काम करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो हम कैसे करें। दूसरी बात, ये टीमों में कुछ काफी सारे नए लोग हैं, यंग लोग हैं, इनके पास वो ताकत है, उनके पास वो पावर है, बट वी हैव टू चैनलाइज द पावर। कई बार ऐसा नहीं है इनसे गलतियां नहीं होती है। आज हम जिस मुकाम पर है, जिस जगह पर है, तो हमें जिला, हमारा तालुका और हमारे तालुके के सब लोग, जहां हम एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ ये टीम हमारी जितनी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो और उनकी बातों को हम सुने। बहुत सारी बातें ऐसे होती है कि जो हमारे दिमाग में नहीं है वो शायद उनके दिमाग में आए, दे आर मोर एडवांस देन अस। तो ये हमारी टीम है। ये हमारे कुछ डायरेक्टर्स की लिस्ट है, कुछ प्रमोटर्स है हमारे MPO में। तो उस समय हमने ये सिलेक्ट किया कि जो मोस्ट पोटेंशियल है, क्योंकि समय ऐसा था कि हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाना है, तो हमको ऐसे लोगों को साथ में लेना है जो इसको समझे, इसको आगे बढ़ाएं, वो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, जिनके पास उस टेक्नोलॉजी को ये करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए जिनकी मानसिक तैयारी हो। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने ये जो डॉक्टर बिडवाईकर साहब है, ये PhD इन मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये प्रवीण चौधरी, इन्होंने कैंसर के ऊपर अच्छा काम किया और नौकरी छोड़ के वो इधर आ गए कि मुझे इधर ही कुछ करना है। मिस्टर सुरेंद्र गजघाटे, ये हमारे फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग है और अकाउंटिंग अच्छा देखते हैं। कुछ लोग हमारे कम्युनिटी से जुड़े हैं, जैसे राजीव ठकरेले, तो जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उनसे जुड़े हैं, हाईली टेक्निकल है, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, जॉब छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने 13 साल तक वेस्ट ट्रीटमेंट का जो मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर काम किया है। मॉडल्स मीन नॉट ओनली मॉडल्स, जो बड़े यूनिट्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट किया है, उसका इरेक्शन किया है। और ये हमारे तीसरे हैं जो एज अ प्रमोटर हमारे साथ काम कर रहे हैं, जितेश राणे, वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे
खेती से जुड़े हुए हमारे किसान हैं, जो मिस्टर वीरेंद्र हैं, जो हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी टीम है, इसको हम इनके साथ हम काम करते हैं। मैं अब आगे लेके चलूंगा कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं। समय पूरा होते आया, लेकिन मेरे को थोड़ा 5 मिनट और लगेगा। हमारे पास चैलेंजेस है एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीजें आती, बहुत सारी दिक्कतें आती है। व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनदर कंपनी, जब मैंने ये काम किया तो ये देखा गया कि वहाँ बहुत सारे, जब हम नया चीज बनाते तो बहुत सारी जब दिक्कतें आती है तो हमको उसको डेप्थ में जाना होगा, समझना होगा, चाहे वो पाइपलाइन हो, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा नट भी अगर गलत तरीके से लगाया जाए या उसका फ्लो अलग हो जाए, डायरेक्शन अलग हो, तो हमारा काम सही नहीं हो सकता। लास्ट कंपनी में जब मैं काम करता था तो वहाँ एक दिन मुझे अचानक कॉल आया ऑफिस, मतलब फैक्ट्री पहुंचने से पहले। और जब फैक्ट्री पहुंचा तो बोले, ठाकुर साहब यहाँ तो जादू हो गया। मैंने कहा क्या जादू, ऐसा क्या हो गया? तो बोले, सर जो ठंडे पानी का जो नल है ना, उसमें गर्म पानी आ रहा है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने कहा ऐसा संभव नहीं है कि ठंडे पानी के नल में से विदाउट गर्मी, मतलब उसको अगर हम हीट ना करें तो इतना गर्म कि उसमें हम हाथ नहीं रख सकते। तो पूरे फैक्ट्री में सब यही हल्ला था कि वो ऐसा गर्म पानी आ रहा है, ऐसा क्या हो गया, आज तक कभी नहीं हुआ था। वो ऐसा यूं हुआ था कि वो साइंस है जहां पर हमारे छोटे बॉयलर्स लगे हैं या फिर जिसमें हम स्टरलाइजर्स लगाते हैं, तो वहां पानी को हीट किया जाता है। पानी को जब हीट करते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के बाद प्रोसेस क्या थी कि पानी भरने के बाद उसके इनलेट को बंद किया जाए, क्योंकि ऊपर की टंकी एक ही है जिससे बॉयलर में भी पानी आ रहा है और हमारे बेसिन में भी पानी आ रहा है। लेकिन आउट इनपुट वॉल को अगर हमने बंद नहीं किया है तो क्या होगा कि वो गर्म पानी वापस ऊपर टाकी में जाएगा और वो ठंडे पानी को गर्म करेगा और वो वापस आएगा। तो उसमें जरूरत क्या है, हमें सब कुछ चेक करने की, पाइपलाइन चेक करने की। और जब तक हम एक एक चीज को चेक नहीं करेंगे, हमारे एजुकेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, कहीं गलतियां हो सकती हैं। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस एक ऐसा विषय है कि उसमें हमेशा सतर्क। मैं जिस फर्मेंटेशन कंपनी में काम करता था, रिएक्टर्स हम चलाते थे, हम एंजाइम प्रोडक्शन पे काम करते थे, तो आपको 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा कंपनी ये नहीं कहेगी कि पूरा समय आपको रहना है। बट व्हेन देयर वाज अ चैलेंजेस, मैं सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक उस यूनिट में ही होता था, क्योंकि ऑपरेशन में एक भी गलती अगर हो जाए तो वो पूरे बैच को खराब कर सकता है, उसके प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी जिसके वजह से मेरे जो साथी लोग थे जिनके साथ मैं शेयर करके रहता था, तो पनवेल में जब भी मैं जाता था रात के 12 बजे पहुंचता था, सुबह 6 बजे निकलता था, तो मुझे कहते थे ये ठाकुर भैया ये भूत है, ये सिर्फ रात में दिखाई देता है, दिन में दिखता नहीं है। Another challenge is maintenance. अब maintenance is one thing is that physical running of the unit, that is an management. जो हम फिजिकली वहां मैनेज करें, वहां मैनेज करना मतलब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ जुड़ेंगी, सर्विस प्रोवाइडर्स जुड़ेंगे, तो उनके साथ हमें कैसे काम करना है। ऑलवेज वी हैव टू बी पॉजिटिव। तालुका लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, तालुका लेवल हमारे तालुका में जितने भी ग्राम पंचायत है, सब ग्राम पंचायत में यूनिट लगाने वाले लोग कौन होंगे? हमेशा क्वेश्चन करने वाले ही होंगे, नो डाउट वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न का समाधान मेरे पास होना चाहिए, हमने उनको अटेंड करना चाहिए, हर एक को बोलने का चांस देना चाहिए। अगर इस समय पर हम ही खुद अगर क्वेश्चन मार्क में रहेंगे तो हमारे नीचे के लोगों को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। एक समय ऐसा भी आया कि मेरे टीम के एमपीओ के लोग आए, सर बोले ये सब तो ठीक है, बोले कहीं तो कुछ दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता? तो बोले एक भी यूनिट चालू नहीं है। मैंने हाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ अगर नया है तो वो पुराना कैसे दिखेगा आपको, क्योंकि हम नए पाथ को जनरेट कर रहे हैं। और मैंने कहा कि इसमें नया क्या है, व्हाट डू यू थिंक? आपको अगर ऐसा लगता है, डाउट है, तो कोई बात नहीं, अगर एमसीएल नहीं करेगा तो हम कर लेंगे। अल्टीमेटली हम किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो उसके पीछे साइंस है। तो तालुका लेवल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे जितने भी लोग हैं उनको हमको सकारात्मक रहना है, उनको सपोर्ट देना है। वो गलतियां कर सकते हैं,
कर सकते, मतलब उनसे गलतियां हो सकती है, ये गृहित लेके हमको चलना है। अनदर थिंग इज सोशल एंड पॉलिटिकल बैलेंसिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जितने एमपीओ के माध्यम से किसान हमने जोड़े हैं, हलचल बहुत है। वो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारे साइड में जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो काफी नजर लगा के है हमारे ऊपर कि अब क्या होगा, रियली व्हाट दे आर गोइंग टू डू। मेरे पास कई सारे कॉल्स आए, उन्होंने पूछा साहब ये सही में हो रहा है क्या? उन्होंने पूछा साहब आप 10,000 किसानों की बात करते हो, आप 10,000 किसानों को क्या जवाब देंगे? मतलब जवाब हम एक ही देंगे कि आप 1 रुपया किलो घास हम खरीदेंगे और आपको लाख रुपए के आसपास पर एकड़ की इनकम जो हमने कमिट की वो करके देंगे, दैट्स ऑल। कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो ये जो लोग हैं ये बहुत क्रूशियली और बहुत इंटरेस्ट से हमारे तरफ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस समय अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर उंगली उठना तय है। वो देख रहे हैं कि कहीं से हमारे से गलती हो। अनदर थिंग इज दिस पॉलिटिकल बैलेंसिंग मीन्स, मेरा ऐसा खुद का मानना है, मेरे एमपीओ के इसमें 2 ऐसे लीडर है जो किसी लीडरशिप में, मतलब राजनीति में जिनका सक्रिय सहभाग है। मैंने उनको डे 1 को एक दिन मैंने उनको सुना और उसके बाद मैंने कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट आपके हमारे मीटिंग में नहीं आने चाहिए। वी आर नॉट देयर टू क्रिटिसाइज एनीवन। हमको उनको रास्ता देना है, क्योंकि पॉलिटिकली हमको किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एमसीएल में आए तो हमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही हम लीडर, चाहे आप नेता बोलो या अभिनेता बोलो, हम वैसे ही बन रहे हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनको ये लगना नहीं चाहिए कि कहीं इनके वजह से मुझे डर तो नहीं होगा। हम जब तक इस एमसीएल से जुड़े हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम पॉलिटिकली किसी भी तरह से इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों को जोड़ने का, लोगों को काम करने का। लोगों ने कई बार मेरे को पूछा कि आप एमसीएल के साथ क्यों जुड़े हैं, वो बात मैं बताना भूल गया। इसके पहले मैं नेक्स्ट इसमें जाऊंगा कि आप एमसीएल ही क्यों। तो एमसीएल के पास वो ऑब्जेक्ट है कि जो हमें ओनरशिप डिलीवरी करती है। एमसीएल वो है जो किसानों के साथ बात करती है। एमसीएल एकमात्र कंपनी है जो किसानों को जोड़ने की बात करती है, उनको शेयर्स देने की बात करती है। उसके अलावा दूसरी जो कंपनी है, ऐसे में अलग अलग, एक कंपनी है नेदरलैंड की, एक कंपनी है सिंगापुर की, एक कंपनी है भारत की। उन्होंने कहा सर आप अकेले क्यों नहीं कर लेते, अकेले मैं कितने लोगों से मिल सकता हूं। आज मेरे पास एमसीएल के माध्यम से, चाहे वो 500 तालुका बोलो या 600 तालुका बोलो, वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, एंड वी आर इन अ फैमिली। और कई बार जब बड़ा काम करना होता है तो हमको समुदाय में चलना होता है। तो कुछ ने कहा कि आप तो इंडिविजुअल यूनिट्स लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते। मैंने सबसे बात की, ये जब बात होती है सो आई डजंट कीप एनीथिंग हाइड। मैंने ये रावल सर के साथ शेयर किए कि आज मेरी इनके साथ मीटिंग हुई, आज मेरी इनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन किसी के भी मॉडल में ये नहीं था कि आपको किसान जोड़ना है। उनके मॉडल में ये था कि आप रॉ मटेरियल की चिंता कीजिए, आप रॉ मटेरियल बताइए कितने हैं। नाउ दिस इज माय अनदर साइड, व्हाट इज नेक्स्ट। तो जो दूसरे मॉडल है जिनका कॉन्सेप्ट क्या है, जिनके साथ हमारी चर्चा हुई, उनका ऐसा है कि आपके क्षेत्र में रॉ मटेरियल कितना मिलेगा, तो वो रॉ मटेरियल है तो हम काम करेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें रॉ मटेरियल तो मिलेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा किसान चाहिए, और वो किसान चाहिए जो गांव के एक्चुअल किसान हैं। जिन लोगों से भी मैंने बात की, उन लोगों का एक ही कहना था कि सर आप बोलिए, आपके पास अगर रॉ मटेरियल है तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो हम बायोडाइजेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको वो भी नहीं कर सकते, इफ यू वांट रियली सम फाइनेंशियल हेल्प, वी विल आल्सो डू दैट। तो उस मॉडल का नाम है बूम। बूम ऑपरेट, ओन एंड मेंटेन। बिल्ड मतलब हम उसको बिल्ड करेंगे, उसको ऑपरेट भी करेंगे, उसके ओनर भी हम होंगे, मेंटेन भी हम ही करेंगे, मतलब वो कंपनी करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम फिर हमारी करेंगे। So this is what the change, this is the difference, what the entrepreneur, the other industry is looking at India, not only Indian company, लेकिन बाहर की कंपनी भी
भारत के तरफ एज अ सोर्स देख रही है कि कितना बड़ा सोर्स दोनों तरफ से, कंजम्पशन तो 82% हमारा है ही है, जो बाहर के ऊपर खुली मार्केट है। दूसरा, प्रोडक्शन में हमारे पास बायोमास सबसे ज्यादा है। एंड आई थिंक मैं किसानों से जब मिलता हूं तब कहता हूं कि यहाँ एक ही चीज है जो आपको उसका शेयर होल्डर बना रही है। किसान इंडिपेंडेंट है, किसान को कभी भी ये नहीं कहा गया कि आपको इतना घास लगाना ही है। आप सभासद बन गए, आप इस साल लगाइए, अगले साल लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, लेकिन जब उनको फायदा मिलेगा तब लगेगा। अगर ये बूम मॉडल पे अगर हम चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम गुलामी के ऊपर बढ़ रहे हैं। अभी हम तीनों लॉ का अध्ययन करते हैं जो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में चल रहे हैं, उसमें एक ही है कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हम नहीं करेंगे तो और कोई करेगा। सो बीइंग अ पर्सन, बीइंग वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र के किसानों को हम जागरूक करें। मेरा ये दावा है कि हमारे क्षेत्र के किसानों को अगर कोई कंपनी आके बोले कि ये आपको पर एकड़ 50,000 रुपए हम दे देते हैं हर साल के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तैयार हो जाओ, सारे किसान हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, किसान को 50,000 रुपए साल के मिल जाएंगे 1 एकड़ पे। फिर बोलेंगे अभी हम खाली तो है ही, बोले आपको काम भी देते हैं, आइए 200-300 रुपए के हिसाब से काम भी करें। सो वन वे किसान यह समझेगा कि इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि आज पैडी में उसको 50,000 रुपए का मुनाफा नहीं है, तो वो शॉर्ट कैलकुलेशन होगा कि वो समझेंगे कि ये तो अच्छी बात है, कंपनी अपने को पैसे भी देती है, एडवांस भी देती है, काम भी करती है, लेकिन किसान अपने ही खेत में गुलाम बन के रहेगा और फिर से ये जो कारपोरेट कंपनी है वो उस तरफ जाएगी और एक नए ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्मित होगी। और हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए हम किसान को जागरूक कर रहे हैं। हम क्यों किसान के पीछे मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज वी ओनली नो कि ये चाहे वो नेपियर घास हो या बायोमास हो, बायोमास से एनर्जी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और ये सब करने के लिए हमको प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म आज एमसीएल के माध्यम से हमें मिल रहा है। बहुत प्रश्न मुझे भी आए, किसी ने पूछा, क्योंकि आज तो ऐसा ना कि सब आरओसी के साइट पे सब कुछ दिखता है। देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। उन्होंने पूछा, सर देखो हमारे सीएज होते हैं, उनके पास कुछ फाइनेंशियल्स होते हैं, तो वो फाइनेंशियल्स के साथ में वो सोचते कि चलो अपन इसके ऊपर कुछ काम करें और आगे बढ़े। तो वो पूछे कि साहब आप जिनके साथ काम करना चाहते हो, वो कंपनी ने तो अपने 19 लाख के एफडी के ऊपर भी लोन लिया है। और मेरे को तब तसल्ली हुई कि यस, दिस इज द कंपनी वेयर आई वांट टू मेक अ एसोसिएशन विद, क्योंकि ये वो कंपनी है जिन्होंने अपने एफडी के ऊपर कर्जा लेके इस यूनिट को चलाया है। मतलब वो मेरे जैसे है, मेरे पास किसी कारपोरेट का पैसा नहीं है, मेरे पास तो वैसे ये कंपनी कोई कारपोरेट कंपनी नहीं है और इसमें पब्लिक का पैसा नहीं है। इसको रन करने के लिए जिस कंपनी ने अपने एफडी के ऊपर लोन लेके काम किया हो, वही कंपनी मेरे काम की है, और वही कंपनी की एलिजिबिलिटी है कि मैं जिनको, या क्वालिटी है कि जिनके साथ मैं जुड़ूं। एंड दिस वाज द फ्यू थिंग्स व्हिच आई रियलाइज, और इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं उस क्षेत्र में हमारा नाम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंत में जहां हम काम कर रहे हैं, हमारी प्रकृति, हमारी धरती माँ आज हमारे इस शरीर में, अगर जब तक वो चैतन्य शक्ति है तब तक तो हमारी बहुत वैल्यू है, लेकिन जिस दिन इस चैतन्य शक्ति इस शरीर से निकल जाती है, मुझे नहीं लगता 12 घंटे 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा हमें कोई आश्रय देता है। उस समय अगर हमें आश्रय मिलता है, जो जगह मिलती है, वो सिर्फ धरती माँ ही हमें हमेशा के लिए जगह देती है। आज हमारा यह फर्ज बनता है उस धरती माता के लिए, उस पर्यावरण के लिए, उस प्रकृति के लिए हम कटिबद्ध भी रहें और उसके बारे में सोचें। अदरवाइज हमारे पास है क्या? एवरीथिंग वी हैव, नथिंग वी आर लूजिंग। हमारे पास सब कुछ है। एमसीएल के साथ काम करने में हमने क्या किया? हमने अपना एफपीओ बनाया, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, सारे परमिशंस हमने अपने नाम पे लिए, एनए हमने अपने नाम पे किया। सो एवरीथिंग वी डिड फॉर अस। अगर हमने शेयर्स लिए हैं तो दैट इज इन आवर इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट वी आर गिविंग टू एमसीएल, बट एमसीएल इज डिलीवरिंग ओनरशिप, एमसीएल इज making compelling us to join the peoples, join the farmers। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो शहर का बड़ा फार्मर हो, सारे किसानों को बनाया है। और MCL एक ऐसी कंपनी है जो हमारे कंपनी का जितना मेरी कमाई है उससे 3 टाइम्स ज्यादा वो चैरिटी के लिए इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में काम करा सकते हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वी हैव। अगर हमको कुछ नया करना है तो हमें तैयार रहना होगा। इफ देयर इज अ रिजेक्शन, अगर कोई भी काम का अगर रिजेक्शन आता है तो मैं समझता हूं कि हमने डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, हमने अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। इफ देयर इज अ रिजेक्शन दैट मीन्स समथिंग न्यू, आई एम डूइंग समथिंग न्यू। और ये ऐसे नया कार्य और सबके कल्याण का कार्य हम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम हमारे संकल्प को, हमारे कार्य के, हम जो काम कर रहे हैं उस संकल्प शुद्ध बनाएं। हम जब चाहते हैं कि सुजलाम सुफलाम भारत बनाना है तो हमारे, चाहे वो तन हो मन हो, जब हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो उस मन में पवित्र विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, और विचार ही हमारे कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए संकल्प से सिद्धि कहा गया है। तो इसीलिए हमारे संकल्प को कभी हमें कमजोर नहीं करना चाहिए। यस, वी कैन डू इट एंड वी आर डूइंग इट। आज एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बताऊंगा कि जब मैं बिजनेस में आया और कुछ काम करने की कोशिश की और खेती में आया, तो मेरे एक सीनियर थे, he was a Christian, Mr. Julius Jones. He was always saying कि okay ठाकुर, you don't worry, क्योंकि जब मेरी समस्या आती थी तो मैं उनके साथ शेयर करता था कि हाउ टू गो अहेड। ये पता नहीं होता था कि आगे क्या होगा, तो he was always saying कि ठाकुर you don't worry, one day you will have Mercedes। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, और आज भाई साहब उस सबसे महंगी कार की बात कर रहे हैं। बट दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग। आज उनके वर्ड्स सही साबित हुए हैं कि आज सब कुछ है। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने किसान भाई बहनों के लिए वो हमको जो मिला है उसको इस्तेमाल करें, और हमारे संकल्प को इतना मजबूत रखें। आने वाले समय में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बिजनेस से बिलोंग करते, तो उनको पता है कि जब हम बैंकिंग के लिए जाते हैं तो क्या दिक्कतें होती है, जब फाइनेंस के लिए जाते हैं तो क्या दिक्कतें होती है। सो वी कैन अंडरस्टैंड। और जो नहीं है उनको तो सिर्फ समझना है और फॉलो करना है। मैं MCL के सभी मैनेजमेंट कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यहाँ आए हुए जो लोग हैं सब लोग प्रॉपरली, कोई बहुत बड़े बिजनेस क्लास से नहीं है। हम गलतियां करेंगे नहीं, लेकिन हमसे गलतियां हो सकती है, तो हमको हमारे गलतियों के लिए समय समय पर करेक्ट करते रहिए। एंड नथिंग डेयर टू लूज, वी आर इन अ विन विन सिचुएशन। यही कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, इसी आशा के साथ कि हम हमारे संकल्प को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमारे पास दूसरे विचार आने का कोई रास्ता ना हो, कोई समय ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।